वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक ऐसे साइको किलर के बारे में मूवी लेकर आ चुके हैं जो अपने मजे के लिए, सिर्फ अपने मजे के लिए लोगों को मारता है। यहाँ तक कि वो किलर गुस्से में अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ता और उस किलर के दिल में दया नाम की चीज गायब हो चुकी है। दोस्तों, धीरे धीरे उस किलर का डर सभी के मन में बस जाता है और पुलिस चाहकर भी उस किलर को नहीं पकड़ पा रही। आइए देखते हैं क्या तहलका मचा के रखा हुआ है उस किलर ने। तो कहानी की शुरुआत में हम स्टीफन नाम के एक डायरेक्टर को देखते हैं और वो घर में एक लड़की का ऑडिशन ले रहा होता है। तो ऑडिशन लेते टाइम वो उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी तरफ भागते हुए चाकू लेकर आऊंगा और तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए मुझसे डर के चिल्लाना है। जिस पर वो लड़की भी स्टीफन की बात मानकर उसके कहे मुताबिक करने को तैयार हो जाती है। थोड़े टाइम के बाद शूटिंग शुरू हो जाती है और जब वो लड़की स्टीफन के कहने पर डर के मारे चिल्लाने की एक्टिंग कर रही होती है, तभी स्टीफन अचानक से चाकू लेकर भागते हुए उस लड़की की तरफ जाता है और गुस्से में चाकू से कई बार वार करके उसे मार देता है। हाँ दोस्तों, ऐसे ही स्टीफन शूटिंग के बहाने कई सारी लड़कियों को मौत के घाट उतार रहा है। यहाँ तक कि स्टीफन के अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है और इससे हमें पता चलता है कि स्टीफन एक साइको किलर है और अभी तक इसने काफी सारी लड़कियों को अपने पागलपन का शिकार बना लिया है। फिर हम गोपाल नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और गोपाल जब चेक पोस्ट पर सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रहा होता है तो उसी समय गोपाल को कमिश्नर का कॉल आता है, जहां कॉल पर कमिश्नर गोपाल को उन 9 लड़कियों के गुम हो जाने की खबर देता है और कहता है कि जल्दी से पता करो इसके बारे में। गोपाल भी बात मानकर जांच पड़ताल शुरू कर देता है और जांच पड़ताल करने पर उन्हें आखिरकार उस गुनहगार की फोटो मिल जाती है जिसने उन सभी लड़कियों को किडनैप किया था। और वो किसी और की नहीं दोस्तों, बल्कि स्टीफन की फोटो है। स्टीफन की फोटो देखकर गोपाल हर जगह उसकी तलाश में होता है, कहीं तो मिलेगा। और फिर इतने में हम स्टीफन को देखते हैं, वो अपनी कार में बैठकर चर्च की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ गोपाल भी कई सारे लोगों से स्टीफन के बारे में पूछ रहा होता है। इसी बीच पूछते पूछते उसे गोपाल के घर का पता चल जाता है दोस्तों। तो वो भी पूरी तैयारी के साथ उसके घर पर जाने लग जाता है। जिसके बाद रात के समय स्टीफन अपनी कार को लेकर चर्च आ जाता है और चर्च में एक लड़की के साथ कुछ जरूरी बात करने के लिए वो आया होता है। वहाँ पे वो बातें करने लगते हैं और वो लड़की है कौन दोस्तों, ये आगे पता चलेगा। तभी हम गोपाल को देखते हैं। गोपाल भी अपने ऑफिसर के साथ स्टीफन के घर पर पहुंच जाता है। गोपाल वहाँ हर जगह स्टीफन को ढूंढता है मगर वहाँ गोपाल को कहीं वो दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, घर पर खोजबीन करते समय गोपाल को स्टीफन और उसके मॉम डैड की एक फोटो मिलती है और वो फोटो दोस्तों उस स्केच से बिल्कुल मेल खाती दिख रही थी जो गोपाल के पास थी। फिर हम देखते हैं स्टीफन को और वो अपने गुनाह को कबूल करने के लिए पुलिस स्टेशन आता है। हैरानी की बात है यार, जहाँ वो पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर से कहता है कि देखिए, मैंने ही उन 9 लड़कियों का खून किया है। पर पहले तो वो पुलिस ऑफिसर को स्टीफन की बातों पर यकीन नहीं होता। उस ऑफिसर को लगता है कि ये बस मजाक कर रहा होगा। पर जैसे ही स्टीफन उस ऑफिसर को उन सभी लड़कियों के नाम बताता है, तब ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही वो स्टीफन को अरेस्ट कर लेता है। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों अरेस्ट होने की खबर सभी मीडिया वालों को भी पता चल जाती है। यहाँ तक कि सभी पीड़ित लड़कियों के घर वाले गुस्से में पुलिस स्टेशन के बाहर स्टीफन के खिलाफ आंदोलन करते हैं। जिस पर कमिश्नर उन सभी लोगों को समझाते हुए कहता है कि देखिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग जल्दी से जल्दी कोई न कोई सुराग निकाल कर लड़कियों का पता लगाएंगे। और इस केस के लिए मैंने स्पेशली मिथुन नाम के एक बहुत ही काबिल ऑफिसर को अपॉइंट किया है। अब दोस्तों, ये मिथुन है ना, जो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर है। मिथुन ने पहले भी ऐसे कई सारे केसेस सॉल्व किए हैं। तो धीरे धीरे ये बात पूरे शहर और न्यूज में भी फैल जाती है, जिस वजह से सभी लोग पुलिस के ऊपर बहुत ही दबाव बनाते हैं। और इसलिए कमिश्नर मिथुन से कहता है कि देखो, तुम्हें जल्दी से जल्दी लड़कियों का पता लगाना होगा वरना दिक्कत हो जाएगी। ये सुनने के बाद मिथुन इस केस को हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। मगर यहाँ पे दिक्कत यह है दोस्तों, इस केस को सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं था। और पहले तो मिथुन सोच में पड़ जाता है कि आखिर स्टीफन ने अपना गुनाह कबूल क्यों किया है, क्योंकि कोई भी गुनहगार खुद से अपना गुनाह कभी कबूल नहीं करता। फिर मिथुन स्टीफन के केस से रिलेटेड सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही अच्छे से जांच पड़ताल करता है, जिससे उसको स्टीफन के बारे में बहुत सारी गहरी बातें पता चलती हैं। अब अगले दिन की बात है, मिथुन स्टीफन से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वो स्टीफन से पूछता है कि आखिर तुमने उन लड़कियों को कैसे मारा था। तो दोस्तों, मिथुन को एक एक बातें डिटेल में बताने लग जाता है कि आखिर उसने किस तरह से सभी लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मारा था। स्टीफन की बातों से ये चीज तो बड़ी साफ झलक रही थी कि उसको अपनी गलती का कोई भी एहसास नहीं है। मतलब उसकी नजर में किसी आदमी की जान लेना बहुत ही मामूली सी बात है। और साथ ही उधर स्टीफन मिथुन से कहता है कि सुनो, मैं सभी लड़कियों को मारने के बाद उनके लाश को जंगल में फेंक देता था, पर अगले दिन जब मैं जंगल जाता था तो वहाँ किसी की लाश नहीं होती थी। ये सुनते मिथुन भी अपने ऑफिसर्स के साथ जंगल में जाता है और स्टीफन के कहे मुताबिक मिथुन को जंगल में एक भी लाश नहीं मिलती। लेकिन जंगल में जांच पड़ताल करते समय मिथुन को वहाँ पे दोस्तों एक लड़की का चेन गिरा हुआ दिखता है। इससे मिथुन समझ जाता है कि स्टीफन बिल्कुल सही कह रहा था। अब अगली सुबह स्टीफन को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ जज उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अपना गुनाह कबूल किया है और क्या तुमने ही सभी लड़कियों को मारा है।
तो वो हाँ करता है, क्या कहता। पर वहाँ जब कोर्ट में जज स्टीफन से सवाल पूछ रहे होते हैं तो स्टीफन जवाब देते समय काफी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा होता है। ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर जज समझ जाते हैं कि स्टीफन की दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और दोस्तों, जब तक कोई मरीज अच्छे से ठीक नहीं हो जाता तब तक कोर्ट उस आदमी के खिलाफ कोई सजा नहीं दे सकता। ये एक रूल है शायद, और इसीलिए जज पुलिस ऑफिसर्स को ऑर्डर देते हैं कि सबसे पहले स्टीफन की जो मानसिक स्थिति है उसको सही करवाओ, इलाज होने के बाद ही हम इस पे कार्रवाई करेंगे। जहाँ कोर्ट की इजाजत पर पुलिस ऑफिसर्स स्टीफन को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में दोस्तों एक आदमी स्टीफन के ऊपर हमला कर देता है। असल में वो आदमी उन्हीं गुमशुदा लड़कियों में से एक लड़की का भाई है दोस्तों, और वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए स्टीफन को गुस्से में मारने जाता है। मगर सही समय पर पुलिस आकर स्टीफन को उस आदमी से बचा लेती है और फिर वो जल्दी से स्टीफन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो सीन एकदम से चेंज होता है और हमें स्टीफन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन गार्डन में खेलते खेलते समय स्टीफन को एक डॉग का बच्चा बड़ा प्यारा पसंद आ गया था। इसीलिए वो उस डॉग के बच्चे को अपने साथ उठाकर घर लेकर जाने लगता है। तो रास्ते में स्टीफन की मॉम, जिसका नाम सारा है, वो स्टीफन से कहती कि बेटा तुम्हें ये डॉग को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पापा को डॉग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो स्टीफन अपनी मॉम से कहता है कि मैं ये डॉग को पापा की नजरों से बचा के रखूंगा माँ। फिर स्टीफन अपनी मॉम के मना करने के बाद भी डॉग को जबरदस्ती घर लेके जाता है। थोड़े ही टाइम के बाद घर पर स्टीफन का डैड माइकल आता है, और माइकल एक नंबर का शराबी और गुस्से वाला आदमी है दोस्तों। माइकल अक्सर शराब पीकर नशे में सारा के सामने स्टीफन को मारता है। इसी वजह से स्टीफन ने अपने डॉग को डर के मारे घर में छुपा दिया था कहीं पे। फिर जब माइकल घर में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है तभी अचानक से माइकल के सामने आ जाता है वो डॉग, और फिर होना क्या था, उस डॉग को देखने के बाद माइकल अंदर से हो जाता है और गुस्सा, और गुस्से में माइकल उस डॉग को जान से मारने की कोशिश में लग जाता है, जिसको देखकर अब स्टीफन को बड़ा गुस्सा आता है अंदर से। वो पहले तो घबराता है लेकिन गुस्सा बहुत ही ज्यादा आता है उसको। वो अपने पापा माइकल को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन माइकल आखिर में उस डॉग को जान से मार ही डालता है दोस्तों। और अब अपने डॉग को मरा हुआ देखकर स्टीफन हो जाता है बहुत ही सैड, वो मतलब एकदम से टूट चुका था। जिसके बाद सारा यानी कि उसकी मम्मी उस डॉग की लाश को ले जाकर अपने घर के बाहर दफना देती है। और दोस्तों यहीं से मूवी आती है प्रेजेंट में, और हम हॉस्पिटल में सीमा नाम की एक साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं, और साथ ही स्टीफन के इलाज की जिम्मेदारी भी सीमा के हाथों में सौंप दी जाती है। हॉस्पिटल में सीमा स्टीफन को कुछ फोटोज दिखाकर उससे सवाल जवाब पूछने लगती है, और वहाँ स्टीफन के जवाबों को सुनकर अंदर से वो बड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि दोस्तों स्टीफन के जवाब में सिर्फ खून खराबा ही भरा होता है। और वो फोटो को देखने के बाद स्टीफन बस लोगों के विनाश की बातें ही कर रहा था, मतलब मार काट की बातें और कुछ भी नहीं। इससे हमें पता चलता है कि स्टीफन के मन में बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है, और इसी वजह से सीमा स्टीफन के गुस्से के पीछे की जो असली वजह है उसको जानना चाह रही है। इसीलिए दोस्तों हॉस्पिटल में सीमा स्टीफन से उसके परिवार के बारे में पूछने लगती है। स्टीफन भी सीमा को सारी बातें बताना शुरू कर देता है, और मूवी यहाँ से जाती है पास्ट में, जहाँ हम हॉस्पिटल में माइकल को देखते हैं, और माइकल की हालत बहुत ही खराब लग रही है। असल में माइकल की ऐसी हालत का जिम्मेदार भी माइकल खुद ही था। एक्चुअली माइकल जिस स्कूल में काम किया करता था ना, उसी स्कूल में माइकल ने कुछ लड़कियों के गलत तस्वीर निकालकर उन्हें लीक कर दिया था, और यहाँ तक कि एक लड़की ने शर्मिंदगी के मारे अपनी जान देने की कोशिश की थी। और जब ये बात उस लड़की के पेरेंट्स को पता चली तो वो लोग माइकल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, उसको मारने पर आ गए थे। साथ ही उस लड़की के पेरेंट्स ने माइकल को मार मार कर हालत बहुत खराब कर दी थी। तो जैसे ये बात सारा और स्टीफन को पता चलती है, दोनों जल्दी से माइकल से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में सारा माइकल पर बड़ा गुस्सा होती है, क्योंकि माइकल की हरकतें वैसी थी, उसके कारण एक लड़की ने अपनी जान भी दे दी। साथ ही सारा हॉस्पिटल में माइकल को उसकी हरकतों के लिए काफी मारती भी है, और यहाँ तक कि सारा ठान लेती है कि बस आज के बाद वो माइकल के अत्याचार को कभी नहीं सहेगी, और माइकल को अपने काबू में करने के लिए वो एक बढ़िया सा प्लान बनाती है। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों माइकल जैसे ही हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आता है तो घर पर सारा माइकल को एक गिलास दूध पीने के लिए देती है। उस दूध को पीते माइकल को अंदर से अजीब सा घबराहट होता है, और वो सारा से बहुत ही डरने लग जाता है, जैसे कि कोई गुलाम हो। यहाँ पता चलता है कि सारा ने उस दूध के गिलास में कोई दवा मिला दी थी, जिसको पीने के बाद माइकल को सारा से डर लग रहा है। फिर डर के मारे माइकल सारा की सारी बातें मानने में लग जाता है, और सारा के कहे मुताबिक माइकल घर का सारा काम भी किया करता था, और ऐसी सारा पूरे घर पर राज करने लग जाती है। दोस्तों बढ़िया आइडिया है वैसे तो, लेकिन वही सारा बाहर वालों के सामने एकदम शरीफ बनकर रहती है, जिससे किसी को सारा के ऊपर जरा सा भी शक न हो। फिर आती मूवी प्रेजेंट में, हम मिथुन और सीमा को देखते हैं, और वो दोनों एक पार्टी में एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जहाँ खाना खाते समय सीमा मिथुन से कहती है कि कल मैंने स्टीफन से कुछ सवाल पूछे थे, और स्टीफन ने उन सभी सवालों के जवाब बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से दिए थे। लगता है उसके दिमाग में बस खून खराबा ही भरा हुआ है। अब सीमा की बातें सुनकर
सुनकर मिथुन भी हैरान हो जाता है। साथ ही सीमा मिथुन को बताती है कि उसने मेरे सारे सवालों के जवाब गलत दिए और ऐसा भी हो सकता है कि स्टीफन सिर्फ पुलिस को भटकाने के लिए ये सब कर रहा हो। मिथुन भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर स्टीफन खूनी है या नहीं, क्योंकि खूनी से रिलेटेड कोई भी चीज स्टीफन के मुंह से अभी तक नहीं निकली दोस्तों। और अब मिथुन फैसला करता है कि वो स्टीफन के बारे में सब कुछ जानकर ही दम लेगा। इसलिए मिथुन हर जगह जाकर स्टीफन के बारे में पूछताछ करने लगता है। तभी हम सीमा को देखते हैं और जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है उसी समय कुछ लोग सीमा के पास आते हैं, जो कि उन्हीं गुमशुदा लड़कियों में से किसी के पेरेंट्स थे। वो लोग सीमा से पूछते हैं कि हमारी बेटी का पता चला कुछ, तो सीमा बस इतना कहती है कि देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग लगे हुए हैं अपने काम में। सीमा उनकी मजबूरी को बहुत ही अच्छे से समझ जाती है दोस्तों, और कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चों के लिए दुखी होते ही है, मगर अब सब्र करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं। दूसरी तरफ हम मिथुन को देखते हैं और मिथुन स्टीफन के पड़ोसियों से जाकर स्टीफन के परिवार के बारे में जानकारी हासिल करने लगता है। इसी बीच वो स्टीफन के दोस्त रघु से जाकर मिलता है, क्योंकि रघु उसका बचपन का दोस्त है। यहाँ रघु मिथुन को स्टीफन के परिवार के बारे में सब बता रहा होता है कि बचपन में एक दिन मैं और स्टीफन मिलकर घर में गेम खेल रहे थे। और दोस्तों उस दिन ऐसा हुआ था, गेम खेलते खेलते समय रघु देखता है कि स्टीफन अंदर से काफी निराश लग रहा है। रघु से पूछता है क्या हो गया भाई, निराश क्यों है? तब स्टीफन बताता है कि यार मेरी मॉम हमेशा मुझे छोटी छोटी बातों पे मारती रहती है, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। लेकिन रघु को दोस्तों स्टीफन की बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि रघु ने कभी भी स्टीफन की माँ को उस पे गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। बल्कि जब भी रघु स्टीफन के घर पे आता था तो स्टीफन की माँ रघु को केक बनाकर जरूर खिलाती थी। इसीलिए रघु स्टीफन की बातों को मना कर देता है कि भाई झूठ बोल रहा है तू। अब थोड़े टाइम के बाद सारा घर पर आती है और घर पर वो स्टीफन से पूछती है कि बेटा क्या आज तुमने अपने पापा की चाय में वो दवाई मिलाई थी? तो वो कहता है कि मैं तो गलती से दवा मिलाना भूल गया। ये सुनते ही अंदर से वो गुस्सा हो जाती है और गुस्से में स्टीफन को मारने लग जाती है दोस्तों। और उस दिन पहली बार रघु ने सारा का असली रूप देखा था और फिर रघु को भी स्टीफन की बातों पर यकीन हो जाता है कि स्टीफन की माँ उसे मारती है। अब प्रेजेंट में रघु की सारी बातें सुनने के बाद मिथुन स्टीफन के स्कूल की तरफ जाने लग जाता है। उसे उम्मीद होती है कि चलो स्कूल से तो कुछ मिलेगा। तो स्कूल जाते समय मिथुन को दीपक नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखता है। दीपक को देखते ही मिथुन को याद आता है कि दीपक ने ही स्टीफन के पापा के केस को हैंडल किया था, जिस वजह से मिथुन दीपक से पूछता है कि आखिर स्टीफन की मॉम डैड की मौत कैसे हुई थी। तो दीपक बताता है पुलिस को स्टीफन के घर में सारा और माइकल की लाश पड़ी हुई मिली थी वहाँ। उस समय पूछताछ करने पर पुलिस को यह पता चला कि माइकल ने गुस्से में अपनी पत्नी को जान से मार दिया था और वो स्टीफन को भी मारने वाला था, लेकिन स्टीफन अपनी जान बचाने के लिए अपने पापा को ही मार दिया। और उस समय दोस्तों दीपक भी माइकल की मौत को खुदकुशी साबित करके केस को बंद करा देता है। असल में दीपक ने माइकल से बदला लेने के लिए उसकी मौत को खुदकुशी साबित किया था। और यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि दीपक उसी लड़की का बाप था जिसकी बेटी का माइकल ने गलत तरीके से फोटोज लीक किया था। और दीपक नहीं चाहता था कि स्टीफन को इतनी छोटी उम्र में जेल हो जाए, क्योंकि मारा तो स्टीफन नहीं था अपने पापा को। इसीलिए स्टीफन को बचाने के लिए दीपक माइकल की मौत को खुदकुशी घोषित करा देता है। अब यहाँ प्रेजेंट में दीपक की बातें सुनने के बाद मिथुन उस पर थोड़ा गुस्सा भी होता है कि ये तुमने गलत किया, क्योंकि दीपक की गलती के कारण आज 9 लड़कियों की जान खतरे में पड़ी हुई है। और अगर उस दिन दीपक स्टीफन को छोड़ता नहीं तो स्टीफन जेल में रहता और आज ये चीजें नहीं होती। यहाँ तक कि दीपक को खुद भी अपनी गलती का पछतावा होता है दोस्तों। और जाने से पहले दीपक मिथुन को अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन कार्ड देता है। और कुछ दिनों के बाद वैसे दीपक की बेटी की शादी होने वाली है। वो कार्ड देने के बाद दीपक चला जाता है। आगे मिथुन ये सारी बातें जाकर सीमा को बता देता है। सीमा कहती है कि कल मैं स्टीफन से उसके डैड की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करने वाली हूँ, और अगर स्टीफन ने अपनी गलती मान ली तो स्टीफन बिल्कुल सच्चा है, वरना स्टीफन ने अपनी गलती नहीं मानी तो जरूर स्टीफन हमसे कुछ बहुत ही बड़ा राज छुपा रहा है। और अब मिथुन को भी लगता है कि स्टीफन जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है दोस्तों, और शायद से स्टीफन ने किसी को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हाथों सरेंडर किया है। मतलब इस तरह के मिथुन के मन में काफी सारे सवाल उठ रहे होते हैं। अब अगले दिन की बात है, सीमा स्टीफन से हॉस्पिटल में उसके डैड की मौत की वजह पूछती है। तो स्टीफन बताता है कि मेरे डैड मेरी मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और डर के मारे मेरे डैड घर का सारा काम किया करते थे। एक दिन घर का काम करते करते मेरे डैड माइकल माँ की साड़ी प्रेस करना भूल गए थे। और दोस्तों उस दिन माइकल स्टीफन से जाकर फिर विनती करता है कि बेटा तुम अपनी मॉम की साड़ी प्रेस कर दो, मैं बाकी के काम कर लेता हूँ। स्टीफन भी उनकी बातें मानकर प्रेस करने में लग जाता है। तभी अचानक से एक पोस्टमैन आकर स्टीफन के घर पर एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है। और उस चिट्ठी को देखकर स्टीफन अंदर से बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो चिट्ठी स्टीफन के जॉब लेटर की थी, जहां स्टीफन अपनी जॉब लगने की खुशी में नाचने कूदने लगता है, क्योंकि ये उसने बड़ी मेहनत से हासिल की थी। साथ ही ये बात जाकर वो अपने डैड को बताता है। उसका पिता माइकल भी बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन उसी समय दोस्तों स्टीफन को ऊपर वाले कमरे से कुछ जलने की बदबू आती है। इतने में स्टीफन को याद आता है कि अरे यार, साड़ी को तो मैंने ऐसे ही रख दिया प्रेस के ऊपर।
और जब तक स्टीफन भागते भागते ऊपर कमरे में जाता तब तक वो साड़ी पूरी तरह से जल जाती है। लेकिन अब ये सब देखकर माइकल बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरी वाइफ ने देख लिया तो वो मुझे बहुत ही कूटेगी, क्योंकि दोस्तों वो दवाई दे रही है ना माइकल को, इसीलिए वो स्टीफन से कहता है कि ये क्या किया तुमने, ये तुम्हारी माँ अब जिंदा नहीं छोड़ेगी हमें। तो स्टीफन माइकल से कहता है कि नहीं नहीं पापा, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग दुकान जाकर एक नई साड़ी खरीदते हैं, चलो। इतना कहने के बाद दोनों कार में बैठकर नई साड़ी लेने के लिए चले जाते हैं और फिर आखिरकार काफी ढूंढने के बाद उन्हें वो सेम तरह की साड़ी मिल जाती है। फिर रास्ते में घर जाते समय स्टीफन देखता है कि उसके डैड कार में काफी इमोशनल होकर बैठे हुए हैं। और दोस्तों माइकल काफी समय के बाद घर से बाहर निकला था आज, इसलिए बेचारा बाहर की दुनिया देखकर बहुत ही भावुक हो गया है। तो इस तरह कुछ देर बाहर घूमने फिरने के बाद स्टीफन और माइकल आ जाते हैं घर पे। और जब रात में स्टीफन अपने कमरे में सो रहा होता है तभी उसको माइकल के चिल्लाने की आवाज आती है। असल में दोस्तों सारा को माइकल के घर से बाहर जाने वाली बात पता चल गई थी, जिस वजह से सारा गुस्से में माइकल को बड़ी मार रही होती है। और अपने पापा को मार खाता देखकर स्टीफन हो जाता है बहुत ही दुखी, जिसके बाद वो सारा से कहता है कि मॉम, पापा की कोई गलती नहीं है, मैं ही पापा को जबरदस्ती घर के बाहर लेकर गया था। और ये बातें कहते समय दोस्तों स्टीफन के हाथ पैर कांप रहे होते हैं और वो अपनी मम्मी से बहुत डर रहा था, इसीलिए जहाँ सारा उन दोनों पे बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है। और यहाँ तक कि सारा को स्टीफन के जॉब लेटर के बारे में भी पता चल जाता है, मगर वो स्टीफन को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहती। वो नहीं चाहती कि स्टीफन जॉब करे, इसलिए सारा स्टीफन के सामने ही उस जॉब लेटर को फाड़ देती है। ये सब देखकर बेचारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो चाकू उठाकर सीधे अपनी मॉम को जान से मार डालता है। लेकिन सारा की मौत पर माइकल अंदर से बहुत ज्यादा खुश होता है। हाँ दोस्तों, उसकी खुशी को देखकर लगता है माइकल कब से अपनी पत्नी को मारने का इंतजार कर रहा था। साथ ही माइकल स्टीफन से कहता है कि बेटा, तुमने अपनी मॉम को मारकर बहुत ही अच्छा काम किया है और अब से मैं पूरी तरह से आजाद हूँ, थैंक यू। और माइकल के इतना कहते स्टीफन गुस्से में अपने डैड को भी जान से मार डालता है, क्योंकि स्टीफन को अपने मॉम डैड के मरने का कोई दुख नहीं था। और दोस्तों स्टीफन ने अपने इसी पागलपन का शिकार उन लड़कियों को भी बनाया था। तो आ जाइए प्रेजेंट में। मिथुन और सीमा स्टीफन की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं पहले तो, और अब मिथुन समझ जाता है कि स्टीफन ने पुलिस से बचने के लिए दीपक से झूठ कहा था बचपन में। उस समय मतलब जब उसने अपने पापा को मारा, उसने उस समय दीपक से क्या कहा था कि मुझे मजबूरी में माइकल का खून करना पड़ा क्योंकि वो मेरी माँ को मार रहा था, जबकि असलियत में तो स्टीफन ने ही सारा और माइकल का खून किया है। और जब मिथुन और सीमा कार से कहीं जा रहे होते हैं तभी मिथुन को एक ऑफिसर का कॉल आता है, जो कहता है कि मुझे स्टीफन की सोसाइटी के चौकीदार से ये पता चला है कि स्टीफन के घर पर अक्सर कोई लड़की जाया करती थी। मिथुन सोच में पड़ जाता है कि कौन है वो। इतने में सीमा भी मिथुन को बता देती है कि मुझे भी स्टीफन के घर एक लड़की का बैंड मिला था जिसपे एक चर्च का नाम लिखा हुआ था और वो चर्च चेन्नई में होता है। सीमा की बातें सुनने के बाद मिथुन समझ जाता है कि जरूर स्टीफन का उस चर्च से कोई ना कोई संबंध जरूर है। यहाँ तक कि जिस दिन स्टीफन ने खुद को सरेंडर किया था उसके पिछले रात स्टीफन चर्च में किसी से मिलने के लिए गया था, जिससे मिथुन का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि पक्का उस लड़की मिथुन और चर्च का कोई गहरा संबंध है। और मिथुन जानता था कि उस चर्च में जाने के बाद ही सारे सवालों के जवाब खुलेंगे, इसीलिए मिथुन और सीमा जल्दी से चेन्नई जाने लग जाते हैं। और काफी देर सफर करने के बाद आखिरकार दोनों चर्च पहुंच जाते हैं दोस्तों, जहाँ चर्च में वो दोनों चर्च के फादर को वो बैंड दिखाते हुए पूछते हैं कि आखिर ये किसका बैंड है। फादर कहते हैं कि हमारे चर्च में हर साल एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और उत्सव में आने वाले सभी लड़के और लड़कियों को अलग अलग कलर के बैंड दिए जाते हैं और ये जो बैंड है ये असल में लड़कियों का बैंड है। मिथुन फादर से कहता है कि क्या मुझे उन सभी लड़कियों के नाम की लिस्ट मिल सकती है, लेकिन फादर उन्हें वो लिस्ट देने से साफ मना कर देता है दोस्तों। कहता है कि हम पुलिस के ऑफिशियल ऑर्डर्स के बिना किसी को चर्च की लिस्ट नहीं दिखा सकते। फिर मिथुन और सीमा को ना चाहते हुए भी खाली हाथ वहाँ से जाना पड़ जाता है। अब अगले दिन की बात है, स्टीफन सीमा से पूछताछ कर रही होती है और जैसी सीमा स्टीफन के सामने चेन्नई का नाम लेती है तो वो घबरा जाता है सच में, और घबराहट के मारे स्टीफन बड़ी अजीबोगरीब ढंग से जवाब देता है, जिससे सीमा समझ जाती है कि स्टीफन जरूर उनसे कोई छुपा रहा है बात। साथ ही सीमा मिथुन को कॉल करके कह देती है हमें कैसे भी करके उस लड़की के बारे में जल्दी पता लगाना होगा, वरना हम कभी भी सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। तो मिथुन वापस से फादर के पास जाता है और इस बार वो फादर को मनाने की कोशिश में होता है। कहता है कि देखो आप हमारी मदद करेंगे तो हम उन बेचारी लड़कियों को इंसाफ दिला पाएंगे, प्लीज। फादर भी ऐसी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाता है और फिर वो मिथुन की मदद करने को हो जाता है तैयार। आगे दोस्तों मिथुन फादर से कहता है सुनिए आप एक काम करिए, उन सभी लड़कियों को वापस से चर्च में बुलाइए जो जो उस दिन उत्सव में आई थे। मिथुन के कहने पर फादर सभी लड़कियों को चर्च में बुला लेते हैं। तो चर्च में मिथुन उन सभी लड़कियों से पूछताछ करने लग जाता है और यहाँ तक कि मिथुन ने एक लिस्ट भी बनाई होती है जिसमें चर्च में आने वाली सभी लड़कियों के नाम होते हैं, मगर काफी पूछताछ करने के बाद भी उन्हें असली लड़की का नाम पता नहीं चलता, जिस वजह से मिथुन हो जाता है टेंशन में कि क्या करूं। फिर मिथुन और सीमा एक साथ बैठे होते हैं और तभी सीमा देखती है कि लिस्ट में एक लड़की के नाम के आगे टिक नहीं लगा हुआ है और उस लड़की का नाम है मैरी। सीमा फिर जल्दी से बात मिथुन को बताती है और उसको यानी कि सीमा को पूरा यकीन होता है कि जरूर
मैरी ही वो लड़की है जिससे स्टीफन उस रात मिलने गया था। इसलिए मिथुन भी भागते भागते जल्दी से चर्च में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों एक ऑफिसर सीमा को आकर बताता है कि स्टीफन ने कमरे में खुदकुशी करने की कोशिश की थी, उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, जिसे सुनकर सीमा जल्दी से स्टीफन के पास जाती है। और तभी दोस्तों हम मिथुन को देखते हैं। चर्च में मिथुन फादर और नन से कहता है कि देखिए आप ये बताइए कि आखिर पुलिस के पूछताछ करते समय मैरी कहाँ पर थी। वो दोनों कहते हैं कि पुलिस की पूछताछ करने के टाइम मैरी भी चर्च में मौजूद थी और उस वक्त मैरी नन के साथ बैठकर काम कर रही थी, जिस वजह से किसी ने भी मैरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मिथुन फादर से पूछता है कि अभी मैरी कहाँ पर है ये बताइए। फादर कहते हैं मैरी अभी चर्च में प्रेयर करने गई है। और ये सुनते ही दोस्तों वो जल्दी से चर्च में जाकर मैरी को अरेस्ट कर लेता है। और मिथुन और सीमा मैरी से स्टीफन के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। वहीं मिथुन मैरी को सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है A to Z। तो मैरी उसे बताती है कि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह स्टीफन के घर पर ऑडिशन देने गई थी और ऑडिशन में स्टीफन मुझे एक लव सीन का डायलॉग बोलने के लिए कह रहा था। और दोस्तों फिर उस दिन हम देखते हैं कि जब मैरी ऑडिशन दे रही थी ना, तभी स्टीफन मैरी के डायलॉग्स को सुनकर अंदर से काफी इमोशनल हो जाता है और यहाँ तक कि वो मैरी के ऊपर काफी तरस भी खाता है, जिस वजह से वो फैसला करता है कि वो मैरी को जान से नहीं मारेगा, उसे छोड़ देगा। पर स्टीफन मैरी को ये बात बता भी देता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर जान से मारने के लिए ही बुलाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अब पहले तो मैरी को भी स्टीफन से डर लगता है कि ये पागल है क्या, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हाँ दोस्तों, अच्छे दोस्त बन जाते हैं वो। और एक दिन स्टीफन मैरी से कहता है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ और मैं पुलिस के सामने अपना सारा गुनाह कबूल करूंगा, लेकिन सरेंडर करने से पहले आखिरी बार मैं मैरी तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसीलिए उस रात स्टीफन मैरी से मिलने चर्च में गया था दोस्तों। बस इसके अलावा मैरी स्टीफन के बारे में कुछ नहीं जानती। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मिथुन और सीमा मैरी से बात कर ही रहे होते हैं कि उसी समय एक ऑफिसर मिथुन और सीमा को आकर बताता है कि देखिए चेन्नई में चौकीदार ने जिस लड़की को स्टीफन के घर पर देखा था वो लड़की मैरी नहीं बल्कि कोई और लड़की थी। और तभी ये भी पता चल जाता है कि स्टीफन ने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर स्टीफन की कॉफी में जहर मिला दिया था। ये सुनकर मिथुन और सीमा बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उधर सीमा मैरी से पूछती है क्या तुम्हें स्टीफन के बारे में कुछ और जानकारी पता है, प्लीज बता दो। मैरी कहती है हाँ, स्टीफन कृतिका नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। ये जानने के बाद मिथुन और सीमा जल्दी से जाते हैं स्टीफन के पास और इलाज के बाद स्टीफन की हालत पहले से बेहतर लगती। वहाँ वो दोनों उससे कृतिका के बारे में पूछते हैं तो कृतिका का नाम सुनते ही स्टीफन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ इसीलिए दोस्तों क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और बचपन में दोनों हमेशा एक साथ खेला करते थे। समय के साथ साथ स्टीफन और कृतिका बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और साथ ही वो दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड भी करते हैं। यहाँ तक कि स्टीफन कृतिका से शादी भी कर लेता है। दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। पर एक रात स्टीफन को सोते समय सपने में अपने माँ बाप की तस्वीर दिखाई देती है, जहाँ सपने में सारा और माइकल की तस्वीरें स्टीफन से बातें कर रही होती है। और साथ ही दोस्तों सपने के अंदर सारा और माइकल स्टीफन पर बहुत चिल्लाते भी हैं और उन दोनों की चिल्लाने की आवाज सुनकर स्टीफन का सर फटने लग जाता है और तभी अचानक से उसका सपना टूटता है, उसकी एकदम से नींद खुल जाती है। इसी बीच कृतिका स्टीफन को कमरे में इतना घबराया हुआ देखकर टेंशन में हो जाती है कि क्या हो गया। वो पूछती है उससे क्या हो गया, इतने घबराए हुए क्यों हो। तो स्टीफन कृतिका को सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने ही अपने मॉम डैड का खून किया था। ये सुनकर कृतिका हो जाती है शॉक और सोच में पड़ जाती है कि आखिर स्टीफन अपनी मॉम डैड का खून कैसे कर सकता है। साथ ही दोस्तों स्टीफन डरते हुए कृतिका से कहता है कि कमरे के बाहर एक आदमी तुम्हें मारने के लिए छुपा हुआ है। लेकिन जब कृतिका कमरे के बाहर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता और अब कृतिका को लगने लगता है कि जरूर स्टीफन ने कोई बुरा सपना देखा, उसी का ये असर हो रहा है और तभी वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है। इसलिए कृतिका स्टीफन को वापस बेड पे सुला देती। अब अगली सुबह दोस्तों स्टीफन उससे कहता है कि क्या तुम एक हफ्ते के लिए छुट्टी ले सकती हो, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। तो कृतिका उसकी बात मानकर एक हफ्ते की छुट्टी ले लेती। मगर घर पर भी स्टीफन पूरे दिन सिर्फ कृतिका के ऊपर निगरानी दे रहा होता है, एक तरफ से कहें तो जासूसी। छुट्टी खत्म होने के बाद जब कृतिका ऑफिस जाती है तो स्टीफन भी कृतिका की रक्षा करने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। असल में दोस्तों स्टीफन को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वो आदमी कृतिका को जान से न मार दे। अब वो कौन आदमी है पता नहीं, इसलिए स्टीफन कृतिका को बचाने के लिए उसके आगे पीछे घूमता रहता है। फिर ये क्लियर हो जाता है कि वो आदमी कोई फिजिकल आदमी नहीं है, बल्कि स्टीफन का वहम है दोस्तों, जो सिर्फ उसने अपने मन में बना रखा है कि वो कोई आदमी है। लेकिन कृतिका भी स्टीफन की ऐसी हरकतों से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। वो समझ जाती कि जरूर स्टीफन को डॉक्टर के इलाज की जरूरत है, इसीलिए वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाती। लेकिन स्टीफन डॉक्टर के पास नहीं मिलना चाहता, जिस वजह से वो कृतिका से ये कहकर चला जाता है, अरे मैं कोई पागल आदमी थोड़ी हूँ, मुझे नहीं है इलाज की जरूरत। कृतिका के काफी रोकने के बावजूद भी स्टीफन नहीं रुकता, जिस वजह से वो बड़ी दुखी हो जाती कि क्या करूं, क्योंकि वो स्टीफन को पहले की तरह खुश और नॉर्मल देखना चाहती थी दोस्तों। जिसके बाद जब कृतिका घर पर आती है तो वहाँ स्टीफन कृतिका से कहता है, मैं पागल नहीं हूँ और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना कहने के बाद वो रोते रोते कृतिका को गले लगा लेता है। बेचारी वो भी इमोशनल हो जाती है इस पर और वो भी उसके गले लग जाती है। अब रात की बात है दोस्तों, वापस से स्टीफन का पागलपन शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि कृतिका को भी स्टीफन की हरकतों से अब डर लगने लगता है। इसलिए वो स्टीफन से कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के घर जा रही हूँ, प्लीज तुम संभल
के रहना, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि कहीं नहीं जाना, क्योंकि स्टीफन को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं कृतिका पुलिस को जाकर सारी सच्चाई ना बता दे। कृतिका उससे कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, मैं पुलिस को क्यों बताऊंगी। लेकिन दोस्तों स्टीफन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और तब घर में कृतिका स्टीफन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्से में वो उससे कहती है कि तुम सच में पूरी तरह से पागल हो गए हो और अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया ना तो मैं सच में पुलिस को बता दूंगी। ये सुनते ही स्टीफन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपने हाथ में चाकू लेकर धीरे से कृतिका की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही स्टीफन उस चाकू की मदद से उसको बड़ी बेरहमी से मार डालता है। मगर कृतिका के मरने के बाद भी वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी था दोस्तों, और जिस लड़की को स्टीफन अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, आज स्टीफन ने उसी लड़की को अपने हाथों से मार दी और अब उसे कृतिका के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाते हैं। कृतिका की याद में स्टीफन ने उन 9 लड़कियों का भी खून किया था, पर स्टीफन ने मैरी को इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैरी के अंदर स्टीफन को कृतिका की छवि दिखाई देती थी। दोस्तों ये सारी कहानी पता है ना, स्टीफन सुना रहा है मिथुन और सीमा को, तो वो दोनों भी ये सुनकर बड़े इमोशनल हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद स्टीफन को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां जज के सामने वो अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम कबूल कर लेता है और वहीं कोर्ट में जज स्टीफन को उम्र कैद की सजा देते हैं। तो सजा मिलने के बाद मिथुन बाकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ स्टीफन को जेल में लेके जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही कुछ लोग स्टीफन के ऊपर हमला कर देते हैं। और दोस्तों वो सभी लोग पीड़ित लड़कियों के माता पिता थे जो अपनी बेटियों की मौत का बदला लेने के लिए स्टीफन से लड़ना चाहते थे। पर वहां मिथुन आकर जल्दी से स्टीफन को पुलिस वैन में बिठाकर लोगों को शांत करवाता है, जिसके बाद हम वैन में स्टीफन को देखते हैं और स्टीफन मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा होता है। और तभी हमें स्टीफन की असली सच्चाई पता चलती है। असल में स्टीफन ने पुलिस को अपने माँ बाप के बारे में सब कुछ झूठ बताया था और स्टीफन के माँ बाप बहुत ही अच्छे इंसान थे, बल्कि स्टीफन खुद ही बचपन से बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। उसने अपने हाथों से उस डॉग को जान से मारा था दोस्तों, और साथ ही स्कूल में भी स्टीफन ने ही उन लड़कियों के गलत फोटोज खींचे थे, लेकिन माइकल ने स्टीफन को बचाने के लिए उसकी गलती अपने सर पर ले ली। मगर इसके बाद भी स्टीफन रुका नहीं और वो धीरे धीरे जानवरों को छोड़कर लोगों की जान लेना शुरू कर दिया। और जब ये बात उसकी माँ सारा को पता चली तो उसने गुस्से में स्टीफन को मारा भी, लेकिन तभी स्टीफन अपनी मॉम को भी जान से मार डालता है। और यहाँ तक कि स्टीफन ने माइकल को डरा धमकाकर सारा की मौत का सारा इल्जाम उसी के ऊपर डाल दिया था, जिससे सभी को यही लगता है कि माइकल ने ही सारा का खून किया। और आखिर में स्टीफन अपने पापा को भी जान से मार डालता है दोस्तों। और स्टीफन कृतिका को इसीलिए मारता है क्योंकि सच्चाई जानने के बाद कृतिका भी स्टीफन के खिलाफ हो गई थी, इसी वजह से उसने उसे भी नहीं छोड़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर स्टीफन ने पुलिस के सामने सरेंडर क्यों किया। तो असल में स्टीफन को ये बात पता चल गई थी कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है और पुलिस वालों को स्टीफन को देखते ही शूट एट साइट का ऑर्डर मिला हुआ था, देखते मारो। इसीलिए स्टीफन पुलिस के हाथों से बचने के लिए सामने से जाकर खुद ही सरेंडर कर दिया। और ये सारा प्लान स्टीफन ने पहले ही बना के रखा हुआ था। उसने सब कुछ इतनी सावधानी से किया कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ दोस्तों। फिर हम मिथुन और सीमा को देखते हैं और वो दोनों अभी भी सोच रहे होते हैं कि आखिर उन लड़कियों की लाश गई तो गई कहाँ, क्योंकि जंगल में काफी खोजबीन करने के बाद भी लाश नहीं मिलती। साथ ही स्टीफन की उम्र कैद की खबर न्यूज में भी आ जाती है और सभी लोग स्टीफन के पकड़े जाने से बड़े खुश होते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं और वो आदमी रेडियो पर ये न्यूज सुन रहा होता है और उसी समय वो उठकर एक जगह पे जाता है, जहाँ उस जगह पे दोस्तों हमें कुछ कोनियों में काफी सारी लाश रखी हुई दिखाई देती है और उन कोनियों के ऊपर खून के निशान भी लगे हुए होते हैं। बस इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, यानी कि अभी भी इसके आगे का कुछ होगा दोस्तों जो अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।